तैयार है। फाइन। आज के सेशन में और आज से हम लोग द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश को स्टडी करेंगे और इसको रीडिंग माध्यम से हम पढ़ाएंगे। मतलब मैं एज ए ट्यूटर आपको रीड आउट करके एक एक टेक्स्ट के एक एक शब्द को इंटरप्रेट करूंगा और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। मैंने बेसिकली जो है लिटरेचर्स के बारे में एक अप्रोप्रिएट नॉलेज हो और टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है टेक्स्ट पढ़ के समझने में दिक्कत होती है और वो होल्ड नहीं कर पाते हैं बातों को, तो इस टेक्स्ट के माध्यम से, ताकि अगर फिर वापस अगर जो है अपने टेक्स्ट को ये देखें तो वो समझ पाए कि जो है जल्दी वो चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन है 1945 सॉरी, हाँ, 20th सेंचुरी को हम स्टडी करेंगे, जिसमें 1945 से 2000 के बीच में जो लिटरेचर्स है उस लिटरेचर्स के डेवलपमेंट के बारे में, उस बीच में कौन कौन से लिटरेचर्स आए, कौन कौन से नॉवल आए, कौन कौन से जो ड्रामा आए, इन सब पढ़ेंगे। टेक्स्ट की स्टार्टिंग है सैमुअल बैकेट के एक लाइन से, कोट किया गया है सैमुअल बैकेट्स के जो सबसे फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गॉडट से। सो द फर्स्ट लाइन वी हैव, व्हाट डू वी डू नाउ नाउ दैट वी आर हैप्पी। ये उसके फर्स्ट लाइन, सॉरी, ये उसके टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को बाद में हम इंटरप्रेट करेंगे। हालांकि अगर हम इसके लिटरल मीनिंग को समझेंगे तो व्हाट डू वी डू नाउ, कि अब क्या करें, अब नाउ दैट वी आर हैप्पी, क्योंकि अब वी आर हैप्पी कि हम लोग खुश हैं। ये लाइन है सैमुअल बैकेट का वेटिंग फॉर गॉडट से। अब देखते हैं, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिडंट ब्रिंग विथ इट्स स्टेबिलिटी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो चुका था और इसके खत्म होते ही देश में स्टेबिलिटी, पूरे विश्व में स्टेबिलिटी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि 45 के बाद दुनिया बिल्कुल स्टेबल हो गई है, लोगों का विचार बिल्कुल बदल गया, लोग सात्विक विचार के हो गए, लोग शांत हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। द वर्ल्ड हैज मूव्ड इनटू द एटॉमिक एज, और पूरी दुनिया एक एटॉमिक एज में प्रवेश कर चुका था। और एटॉमिक एज में इसलिए भी प्रवेश कर चुका था क्योंकि दो जगह, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, 1945 में ही एटम बम गिरने की वजह से एक वर्ल्ड वाइड एक साइलेंस, टेरर, ये सब लोगों के अंदर जो है पनपने लगा। विद द एटॉमिक बॉम्ब द वर्ल्ड वाज ऑन ए नाइफ एज, और इसी एटॉमिक बॉम्ब की वजह से पूरी दुनिया वाज इन अ नाइफ एज, मतलब कि दुनिया कभी भी खत्म हो सकती थी। द वर्ल्ड माइट एंड एट एनी मोमेंट, किसी भी समय दुनिया समाप्त हो सकती। दिस थ्रेट हंग ओवर द वर्ल्ड अंटिल द एंड ऑफ द सो कॉल्ड कोल्ड वॉर बिटवीन द कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड द वेस्ट इन 1980s, इन द लेट 1980s। अब ये जो थ्रेट है, दिस थ्रेट हंग ओवर द वर्ल्ड, ये डर, ये खतरा दुनिया के ऊपर बना रहा। कब तक? 1980s में, जब कम्युनिस्ट और वेस्ट के बीच में जब कोल्ड वॉर था, तब तक ये बना, उसके एंड तक, तब तक ये बना रहा। द आयरन कर्टन डिवाइडेड द वर्ल्ड पॉलिटिकली इनटू कम्युनिस्ट एंड नॉन कम्युनिस्ट। जो आयरन कर्टन है, आयरन कर्टन मतलब स्ट्रॉन्ग एक डिवीजन जो है, पॉलिटिकली दुनिया को डिवाइड कर दिया गया, या फिर दुनिया दो अलग अलग तरफ जो है मूव कर गई, डिवाइड हो गई। एक जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करती है, दूसरा जो नॉन कम्युनिस्ट को सपोर्ट करती है, या फिर जो कम्युनिस्ट को नहीं मानते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच हैड एंटर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड
First World War in 1916, entered the Second World War in late 1980s, and being on the winning side each time helped it become the dominant economic and cultural force in the world, a position which was strengthened by the fall of communist regimes in the late 1980s and early 1990s. तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया, मतलब कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर में जो इसका कंट्रीब्यूशंस रहा, ये इनिशिएट किया, ये अलग अलग जो भी इसके जो जिस कंट्री को ये सपोर्ट करना चाहते थे या खुद ये जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 तक रहा। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक रहा, लेकिन अमेरिका 1941 में प्रवेश किया इसमें, और दोनों बार ये हमेशा विनिंग साइड में रहे हर एक बार। और जीतने के बाद हेल्प इट बिकम द डोमिनेंट इकोनॉमिक कल्चरल फोर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में चाहे वो इकोनॉमिक हो, आर्थिक या कल्चरल फोर्स में, जो दोनों में ये डोमिनेंट रहा, इसको डोमिनेंट होने में ये बड़ा मदद हुआ, क्योंकि ये जो कंट्री को जिस कंट्री के जो कंट्री जीत गई वो उनके पक्ष में ये थे। A positions which was strengthened by the fall of communist regime in the late 1980s and early 1990s. तो 1990s से पहले और 1980s के लेट कम्युनिस्ट रिजाइम्स का जब पतन हुआ, इस पतन के साथ ही इनका पोजीशंस, अमेरिका का पोजीशंस और ज्यादा मजबूत हो गया। The war accelerated the breakup of the British Empire and forced upon Great Britain a reassessment of its place in the world. The war accelerated the breakup of British Empire. British Empire का जो ब्रेकअप हुआ, मतलब जो खंडित हो रहा था, वॉर की वजह से और ज्यादा एक्सेलरेट हो गया ये, और ये फोर्स्ड किया ग्रेट ब्रिटेन्स को कि भाई दुनिया में अपनी पोजीशंस को आप रीअसेस करिए, कि देखिए कि आप कहाँ हैं। The wartime Prime Minister Winston Churchill, after the Labour government was elected in 1941, devoted much of his time to writing a 6-volume history of the Second World War 1945 to 54 and a history of English-speaking peoples 4 volumes 1956 to 58. अब वॉर टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, विंस्टन चर्चिल, अब विंस्टन चर्चिल का 1945 में लेबर गवर्नमेंट के रूप में जो है इसको इलेक्शंस हुआ, इनको इलेक्ट किया गया, और विंस्टन चर्चिल अपने ज्यादातर समय डिवोट किए हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लिखने में, और इसके 6 वॉल्यूम उन्होंने लिखा। और जो टाइम फ्रेम रहा, जिस टाइम फ्रेम में इन्होंने लिखा है, वो है 1945 टू 54। दूसरी जो उनकी किताब रही, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स, इसको 4 वॉल्यूम में लिखा गया 1956 से 58 में। He won the Nobel Prize for Literature in 1953. 1953 में इनको लिटरेचर्स के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। The years since the end of the Second World War have seen a decline in British influence and continuing failure to compete successfully with the newly developing economies of the country of the world. The years since the end of the Second World War, वो साल जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, have seen a decline in the British influence. ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में एक बहुत पतन देखा गया, उसका डेक्लाइन, उसका फॉल डाउन देखा गया, एंड कंटिन्यू ये फेलियर होते रहे
to compete the successful with the newly developing economics of the country. और दुनिया की इकोनॉमिक जो डेवलप कर रही थी ग्रेजुअली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसमें ब्रिटेन लगातार चेस कर रहा था अपनी पोजीशंस को रीएस्टैब्लिश करने में, बट अनफॉर्चुनेटली इट डजंट हैपन. इन नेशनल टर्म्स द कंट्री हैज ऑल्सो सीन डिसेंट्रलाइजेशंस. अगर सेंट्रल टर्म में देखा जाए तो कंट्री हैज ऑल्सो सीन डिसेंट्रलाइजेशंस. देश का विखंडन भी देखा जाता है. सेंट्रलाइजेशंस जो है वो चेंज हो गया. द रीजन्स हैव कम्पीटेड विद द लंडन्स फॉर इकोनॉमिक, सोशल्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस. जितने भी रीजन्स थे, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के लिए लंदन के साथ कॉम्पीट करने लगे. मतलब जितने भी ब्रिटेन के जितने भी जो रीजन्स थे, प्रोविंसेस थे, वो सारे लंदन के जैसा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिक सोशल स्ट्रॉन्ग एंड कल्चरल स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश में लगी रही. Nowadays, regional accents are heard as regularly on BBC televisions. और ये इसका इम्पैक्ट है कि आजकल हम रीजनल एसेंट्स BBC टेलीविजन और टेली प्रोग्राम पे जो है हम सुन रहे हैं. ये सिर्फ उसी के वजह से है. These changes have corresponded to the changing inflections in writing in English language worldwide, with the results that the terms literature in English is now often preferred to English literatures. These changes have corresponded. और ये बदलाव जो है ये correspond होता रहा to changing the inflections in writing in English language worldwide. अब पूरी दुनिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखी जा रही थी उसके इन्फ्लेक्शंस को लेके जो है बहुत सारे बदलाव ये कॉरस्पॉन्ड होता रहा. विद द रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये हुआ दैट द टर्म्स लिटरेचर इन इंग्लिश इज नाउ ऑफन प्रेफर्ड टू इंग्लिश लिटरेचर्स. इसका रिजल्ट है कि लिटरेचर इन इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो प्रेफरेंस हमारा इंग्लिश लिटरेचर हमेशा से रहता है. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. इफ यू लाइक देन comment us. Then in the next video, we will try to cover 5 to 6 chapters at least. Thank you.